क्या आपके बच्चों के हितों के साथ हकमारी, साक्षात्कार, जनेऊ लीला है? चाहे शिक्षक का अपॉइंटमेंट हो विश्वविद्यालयों में, यूपीएससी, हर जगह जात देखकर ही नंबर दिया जाता है क्या? आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों को रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज अरविंद कुमार है, लंदन यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल का जो टाइटल है, योर यूपीएससी इंटरव्यू स्कोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी, सी दिस कोरिलेशन। अरविंद अभी लंदन में है और इन्होंने लिखा है। मैंने कहा कि जरा अरविंद के हवाले से, अरविंद जेएनयू के पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, विश्वविद्यालय को, समाज की राजनीति को बहुत ही बारीकी तरीके से अध्ययन करते हैं, सब उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अरविंद से आग्रह किया था कि जो आपने आर्टिकल लिखा है उसको जरा आप आम लोगों की भाषा में, जरा अंग्रेजी में आर्टिकल है, हमारे लोग हिंदी ज्यादा बढ़िया सुनते हैं, तो मैंने अरविंद से कहा था कि आग्रह किया था कि आप इस लेख पे जरा अम्बेडकरनामा पे प्रकाश डालें। अरविंद, स्वागत है अम्बेडकरनामा में आप। बहुत बहुत धन्यवाद रतन लाल जी कि आपने जो है मेरे आर्टिकल को इस काबिल समझा कि उसको डिस्कस किया जाए। और शेखर गुप्ता जी को भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस, मतलब आज मैं जब वो आर्टिकल पब्लिश हुआ उस पर कमेंट देख रहा हूँ, तो कमेंट जो है मुझको गाली कम है, शेखर गुप्ता को ज्यादा गाली है। तो आप भी तैयार रहिए कि आपके प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात रख रहा हूं तो लोगों को ये बहुत चिढ़ाएगा और आपको भी गाली पड़ेगी। मतलब मुझे तो जो पड़ती ही है। तो आप बहुत सालों बाद मिलेगा, ध्यान रखिएगा, अम्बेडकर की तारीफ होगी। हाँ हाँ, नहीं लेकिन एक सेक्शन जो आप अगर शेखर गुप्ता का आज का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उनको पूरा अच्छे से गालियां पड़ रही हैं कि आपने जो है पब्लिक क्यों कराया है इसको अपने यहाँ पर कि अम्बेडकरनामा पे इंटरव्यू दें। शेखर गुप्ता जी मीन्स इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रहे हैं और द प्रिंट चलाते हैं। तो एक उनकी अच्छी पहल है कि उन्होंने जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं इस पर मैं उनके यहाँ लंबे समय से लिखता रहा हूँ, 2018 से लिख रहा हूँ। और सोशल जस्टिस से रिलेटेड जितना भी आर्टिकल आज तक मैंने लिखा है उनके प्लेटफॉर्म पर, वो कभी रिजेक्ट नहीं हुआ है, हमेशा वो पब्लिश हुआ है। मतलब चाहे वो किसी को लेकर कितना भी क्रिटिकल रहा हो। तो एक वो भी बहुत इस पूरे जो है इस आर्टिकल के लिए वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे भी कुछ लेख प्रकाशित हुए हैं प्रिंट में। जी 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 हाँ। तो ये जो आर्टिकल है इसमें हमने ये देखने की कोशिश किया है, पिछले कुछ दिनों से ये सोशल मीडिया पर लगातार बहस चल रही थी कि जो पहला टॉपर स्टूडेंट है शुभम कुमार, टॉप 10 स्टूडेंट में सबसे कम जो है नंबर इंटरव्यू में उसी का है। उसके बाद अगर टॉप 20 को कंसीडर कर लिया जाए तो जो टीना डॉबी की बहन है रिया डॉबी का मार्क्स जो है रिटन में सबसे ज्यादा है। मतलब अगर टॉप 2 कंसीडर किया जाए तो वो रिटन की टॉपर लड़की है और उसको इंटरव्यू में इतना कम मार्क्स दिया गया कि वो रह गई। अगर उसका इंटरव्यू में उसको अच्छा मार्क्स दिया गया होता तो वो भी टॉपर ही हो, मतलब होने की उसके भी संभावना थी। ऐसे ही जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको दिखाई दे रहा था कि हमने क्या किया कि हम लोगों ने इसमें कुछ और भी साथी इन्वॉल्व हैं, मतलब जिन्होंने इसको एनालिसिस करने में मदद किया। हमने ये किया कि इसको पूरा जो इस साल का रिजल्ट था उस रिजल्ट को डाउनलोड किया गया। डाउनलोड करके उसको पीडीएफ में होता है, फिर उसको जो है एक्सेल में कन्वर्ट किया गया और एक्सेल में कन्वर्ट करके हमने उसको स्टेटा सॉफ्टवेयर होता है एक, उसमें स्टेटा में सॉफ्टवेयर में डाल के फिर 5 कैटेगरी है, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सबका अलग अलग मीन्स स्टैटिस्टिकल एक चीज होता है कि मतलब अगर किसी चीज के बीच में कोई एक हो सकता है, कुछ रैंडम बात हो, एक्सेप्शनल बात हो, लेकिन क्या कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता है।
सो पैटर्न बताने के लिए हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी पड़ती है। सो पहले राउंड में हमने उस आर्टिकल में जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया कि ये देखा कि जो है क्या एवरेज क्या है, मीन्स जनरल एवरेज जनरल स्टूडेंट रिटर्न में क्या मार्क्स पाते हैं, ओबीसी के स्टूडेंट्स का ऑन एवरेज क्या होता है, और एससी का क्या होता है, एसटी का क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का क्या होता है। एवरेज मार्क्स रिटर्न का देखा, इंटरव्यू का देखा। ये देखा गया कि कहीं कोई वेरिएशन तो नहीं है एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अगर मान लीजिए कि जैसे ये हो सकता था कि इंटरव्यू में एवरेज जो है शेड्यूल कास्ट का ज्यादा ऑन एवरेज ओवरऑल दिखाई दे, हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन तो नहीं, उन सारी जगहों पर मीन्स जनरल का रिटर्न का जो पैटर्न फॉलो होता है वही पैटर्न जो है ओबीसी इंटरव्यू भी फॉलो होता है। मीन्स जनरल का ऑन एवरेज ज्यादा है, उसके बाद ओबीसी का है, फिर ईडब्ल्यूएस का है, फिर एससी है, फिर एससी है, फिर एसटी है। ऐसे ही इंटरव्यू का भी मार्क्स है कि वो पैटर्न फॉलो होता है। सो फिर हम लोगों ने इसको मतलब ये दिखाई दिया कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, अब खास मतलब खास पैटर्न हमको यहाँ से नहीं पता चला। हम लोगों ने उसके बाद एक दूसरा टेस्ट रन कराया, और वो टेस्ट होता उसको कहा जाता कोरिलेशन। कोरिलेशन वो चीज होता है कि जिसमें स्टैटिस्टिक में जिसमें कि जिसके थ्रू हम दो वेरिएबल के बीच में संबंध पता करते हैं कि क्या संबंध है, कौन किस मतलब क्या दोनों एक दूसरे से इंपैक्ट होते हैं या नहीं इंपैक्ट होते हैं। अगर इंपैक्ट होते हैं तो कितना इंपैक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रांग इंपैक्ट है, कमजोर इंपैक्ट है, या कोई इंपैक्ट नहीं है, मॉडरेट इंपैक्ट है, ये चीजें चेक की जाती हैं। इसको इसको कोरिलेशन से चेक किया जाता है। और दूसरी चीज कोरिलेशन से ये पता चलता है कि अगर इंपैक्ट करती हैं दो चीजें तो किस डायरेक्शन में करती हैं, कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है क्या, या एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है क्या। ये चीज टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने पूरे डेटा को बेसिकली एक जो है स्टेटा में डाल के कोरिलेशन निकाला। तो कोरिलेशन पहले सारा का रिटर्न मार्क्स का निकाला गया और इंटरव्यू का निकाला गया। ये देखा गया क्या कोई जो है उसमें कोई कोरिलेशन दिखाई देता है क्या। तो ऐसा चेक करने पर पता चला कि नहीं, कोई कोरिलेशन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, तो हमने जो है जब वो कैलकुलेशन करके देखा तो कैलकुलेशन में एक बहुत मतलब स्ट्रेंज थिंग दिखाई दिया। वो ये दिखाई दिया कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट, उनका उनका मीन्स कोरिलेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सो वीक है, वीक कोरिलेशन है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन है। मतलब उनका इंटरव्यू का मार्क्स रिटर्न के मार्क्स के बीच में दोनों में संबंध है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। मतलब रिटर्न का मार्क्स ज्यादा है तो इंटरव्यू में भी ज्यादा ही आएगा। अब इसमें एक चीज ये है कि चूंकि इंटरव्यू रिटर्न पहले होता है, इंटरव्यू बाद में होता है, तो इंटरव्यू का मार्क्स रिटर्न को तो इंपैक्ट कर नहीं सकता है, रिटर्न का ही मार्क्स बाद वाले को इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये लार्जर बात ये हो गई कि जनरल की केस में ये हमको दिखाई दिया कि बेसिकली वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। लेकिन जब हमने बाकी चारों कैटेगरी का देखा, ईडब्ल्यूएस देखा, ओबीसी का देखा, एससी देखा और एसटी देखा, सो इसमें हमको मिला कि इसका जो है निगेटिवली कोरिलेटेड है। और निगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर रिटर्न में नंबर ज्यादा है तो इंटरव्यू में नंबर कम होगा। निगेटिव कोरिलेशन ये है। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है अगर रिटर्न में ज्यादा है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होगा कि रिटर्न में ज्यादा है और इंटरव्यू में जो है इंटरव्यू में भी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ हमको निगेटिव कोरिलेशन मिला। और निगेटिव कोरिलेशन के बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मतलब एक और टेस्ट होता है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट किया जाता है, उसको भी करके देखा गया। तो उसमें जो है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, एससी और एसटी, ये चार कैटेगरी का वो मतलब सिग्निफिकेंस भी पाया गया कि ये मतलब स्टेटिस्टिकली इस चीज का महत्व है। बेसिकली ये मोटे तौर पर ये समझा जाना चाहिए। जो लोग स्टेटिस्टिक नहीं जानते हैं उनके लिए बस ये थोड़ी सी बात लार्जर मोटा मोटा शेयर ये है। तो ओवरऑल जो हमें अभी जो मतलब जितना हम लोगों ने यूपीएससी रिजल्ट की एनालिसिस किया प्राइमा फेसी स्टैटिस्टिक में डाल के, उसमें ये बात पता चल रही है कि जनरल कैंडिडेट मतलब जो रिटर्न का मार्क्स है वो
EWS, SC, ST, इनका जो है अगर मार्क्स ज्यादा हो रहा है रिटर्न, तो इंटरव्यू में कम कर दिया जा रहा है। अब कम जो है कम कम हो जा रहा है, तो इसमें ये क्यों कम हो सकता है इंटरव्यू में मार्क्स? तो इसको लेकर 2-3 एजम्पशन बनाए जा सकते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। एक तो कारण ये हो सकता है कि ऑफ कोर्स कि वो जो है डिस्क्रिमिनेटरी हो, ओवरऑल जो है उनको लोअर कास्ट या लोअर तबके के समुदायों को देख के जो है उनके मन में एक मतलब एक सेंस जनरेट होता हो कि अरे ये तो नॉन मेरिटोरियस लोग हैं, इनको ऐसे ही नंबर दे के खत्म कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा EWS भी उसमें शामिल है, तो मोटा मोटा ये दिखाई देता है कि लोगों का जो इंटरव्यू पैनल होगा उसका जो बायसनेस है वो शायद ओवरऑल रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर ही है। उसको ये समझ में आ गया कि अच्छा ये कैंडिडेट तो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है तो नॉन मेरिटोरियस होगा ही होगा। ये प्रोबेबली एक जो है इंटरप्रिटेशन ये निकल के आता है। दूसरा एक इंटरप्रिटेशन ये समझ में आता है कि जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट का एक DAF फॉर्म होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो वो बोर्ड मेंबर्स को जाता है, उसमें उनका नाम, कैटेगरी, फादर नेम, पढ़ाई कहाँ से किया, ये सारा चीज जो है डिस्क्लोज होती है। तो बेसिकली इंटरव्यूअर के सामने जब हम जा रहे हैं तो वो आपको जानता है, हाँ आप रतनलाल हैं, आपके पिता का नाम ये है, आप बिहार के फला जिले से आते हैं, DU या JNU से पढ़े, हाँ वो सब उसको पता होता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक जो है रिसर्च है कास्ट और परफॉर्मेंस को लेकर, या सोशल बैकग्राउंड कह सकते हैं, आइडेंटिटी और परफॉर्मेंस को लेकर। तो उसमें एक चीज ये है, इसको वर्ल्ड बैंक ने अपनी 2007 की या एक रिपोर्ट में जो है इसका जिक्र किया हुआ है। वो आर्टिकल में मैंने उस रिपोर्ट का भी लिंक लगाया है। तो वो ये बताती है कि जब मीन्स लोगों की आइडेंटिटी रिवील कर दी जाती है, पहचान को सार्वजनिक कर दिया जाता है, तो किसी का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, और जब आइडेंटिटी हाइड रखी जाए तो परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो ये मतलब दलितों और जो है शायद आदिवासियों पर ये रिसर्च किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि आइडेंटिटी रिवील कर देने पर परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो बेसिकली ये हो रहा होगा। एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि इंटरव्यू में जब ये इन समुदायों के बच्चे जानते हो तो एक उनमें वो आ जाता है कि प्री कंसीव समझ आ जाती है कि अरे वो तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ उसके बाद पास पहुंचाया गया है, उसे पता है करे मैं तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हूँ, मैं OBC कैटेगरी से, मैं SC कैटेगरी से हूँ, ST कैटेगरी। तो ये जो है ये इंटरव्यू में ये वाली चीज जो है परफॉर्मेंस खराब कर देती होगी। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं बेसिकली वो मेंबर्स सर्टेन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कुछ जो है खास उनका एक क्लास है और खास कास्ट से आ रहे हैं, और हो सकता है खास तबके से भी आ रहे हों, शहरी लोग हों, ये सारी चीजें हो सकता है उनको जो है उनका ये बैकग्राउंड ही लोगों के प्रति बायस्ड बनाता हो। तो जब कैंडिडेट आ गया आपके सामने और बहुत धारदार क्रिस्टल क्लियर जो है इंग्लिश नहीं बोलता तो कहे अच्छा ये तो बेकार है, क्योंकि हमें वो लगेगा कि ये बेकार है या मेंबर्स को लग सकता है ये बेकार है। ये मोटा मोटा 3 एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में आया है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि जो है जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नंबर जो है कम दिया जा रहा है रिटर्न में, उन बावजूद इसके रिटर्न में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने के बावजूद भी इंटरव्यू में उनको नंबर कम दिया जा रहा है। अरविंद एक बात हाँ बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है, हाँ UPSC एक लाइन में जवाब दीजिएगा, UPSC जैसी संस्थाएं भी नंबर कटवा है? क्या चीज? UPSC जैसी संस्थाएं भी नंबर कटवा है? हाँ हाँ वो तो जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है। इंटरव्यू से तो ये पता ही चल रहा है कि नंबर कटवा है इंटरव्यू। कि UPSC का बोर्ड बनता है, हाँ लेते हैं,
उसमें ब्यूरोक्रेट होते हैं, मिलिट्री के लोग होते हैं, कि टीचर होते हैं, कि पॉलिटिशियन, कौन बैठते हैं बोर्ड में? नहीं देखिए, वहाँ जो बोर्ड होता है, बोर्ड में एक तो यूपीएससी के मेंबर होते हैं, ठीक है? मेंबर हर साल 4 मेंबर जो लोक सेवा आयोग है, उसमें सदस्य होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं। वो सदस्य जो है, उन सदस्य जो एक इंटरव्यू बोर्ड बैठेगा, उस बोर्ड में जो अध्यक्ष होगा वो यूपीएससी का मेंबर ही होगा, ठीक? तो मेंबर का कोई क्वालिफिकेशन होगा, एकेडमिशियन होगा, ब्यूरोक्रेट्स होगा, लीडर होगा, समाज नहीं, सेवी होगा? मेंबर जो होते हैं, नहीं, जो मेंबर होते हैं लार्जली जो है, अगर आप मेंबर्स की प्रोफाइल चेक करेंगे यूपीएससी के, तो मेंबर सिविल सर्विस के लोग होते हैं, आर्मी से होते हैं, और जो है पुलिस सर्विस के और एकेडमिक से लोग होते हैं। तो 4 तरीके के लोगों को यूपीएससी का सदस्य बनाया जाता है। वो सदस्य अपनी सीनियरिटी के हिसाब से जो है उसके अध्यक्ष बनते जाते हैं। अब उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति जो है चेयर करेगा। अगर कोई भी इंटरव्यू, मान लीजिए सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू बोर्ड बना, तो 4-5 बोर्ड, 3 या 4 बोर्ड बनता होगा। वो जितना भी बोर्ड बनता होगा, वो फैक्चुअल सूचना है, वो जो लोग देते हैं एग्जाम वगैरह वो जानते हैं कितना बोर्ड बैठा है। तो हर बोर्ड को एक सदस्य यूपीएससी का चेयर कर रहा होगा, ठीक है? फिर उसके बाद जो है उसमें वो लोग मेंबर्स, फिर ये कहा जाता है कि एक मेंबर उसमें एससी एसटी का ऑब्जर्वर बुलाया जाता है। लेकिन किस किस हद तक प्रैक्टिस है अंदर, कौन लोग बाकी के इंटरव्यूअर मेंबर कौन कौन है, इसको लेकर कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है। लीला तो यही है भाई साहब। हाँ, हाँ, लीला तो यही है। लीला यही है। मतलब तमाम मैं प्रोफेसरों को जानता हूं, मेरे तमाम लोग मेरे परिचित में हैं, और मुझे अभी तक मतलब कोई भी प्रोफेसर ये नहीं बताया है कि उसको, इवन ब्यूरोक्रेट्स भी जो है सीनियर पोजीशंस पे, जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया है कि उनको जो है यूपीएससी में इंटरव्यू बोर्ड के लिए बुलाया गया है या बुलाया गया था। हाँ, हाँ, कंटिन्यू कीजिए। समझ गया बात है, समझ गया। हाँ, नहीं, मेरा कहना ये है कि जो एकेडमिशियन भी जाते होंगे, मान हाँ, लीजिए जेएनयू से, एमयू से या कहीं से भी जाते होंगे एकेडमिशियन, हाँ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय को भी आपने देखा है, जेएनयू को भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। हम्म, तो वैसे भी प्रोफेसर नंबर कटवा होते हैं। हाँ, वो तो है उसमें तो। सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है हाँ, कि नंबर कटवा होते हैं, वो जहां जाएंगे आपके नंबर काट लेंगे, हमारे नंबर काट लेंगे। तो ये बच्चा एग्जाम पास करके आया है, हम लोग तो खराब बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। वो क्या हाँ, बोलेगा, चूजा क्या बोले? हाँ, सही बात है, सही बात। उसको कोई भी सवाल उल्टा पुल्टा पूछ देगा। पंडित हम्म, जी और सवाल पूछेगा, सवाल से कोई और सवाल पूछेगा, उससे कुछ और सवाल पूछेगा। हाँ, कल मैंने एक मुहिम चलाई थी कि हम्म, टास्क होना चाहिए, इंटरव्यू का स्क्रीन बोर्ड लगना चाहिए। खाली जो इंटरव्यू बच्चा दे रहा है ना, उसकी हाँ, टेस्टिंग के लिए नहीं, जो हम्म, इंटरव्यू ले रहा है उसकी टेस्टिंग के लिए, जो हाँ, इंटरव्यू के काबिल है कि नहीं है। इंटरव्यू जो ले रहा है बेसिकली, उसके साथ उस पर फोकस किए जाने की जरूरत है कि जो लोग इंटरव्यू पैनल में बैठ रहे हैं वो लोग कौन लोग हैं, किस तरह का उनका बैकग्राउंड है, और किस तरीके का इंटरव्यू में वो मार्क्स अवार्ड करते हैं। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो है मीन्स ये किया जाना चाहिए कि कैंडिडेट का नाम और बैकग्राउंड छुपाया जाना चाहिए। बेसिकली रोल नंबर से ही कैंडिडेट को केवल बुलाया जाना चाहिए। रोल आखिरी तक रोल नंबर ही चलना चाहिए। किसी भी जगह पर जो है कैंडिडेट का नाम नहीं बुलाया जाना चाहिए, जिससे कि उनके सोशल बैकग्राउंड के बारे में पता चले, या तमाम चीजें जो है बेसिकली सोशल। किसी भी तरह का, किसी भी तरह का आइडेंटिटी का पता न लगे। हाँ, किसी भी तरह की आइडेंटिटी का पता नहीं चलना चाहिए उसमें। मतलब अगर अगर मान लीजिए नाम से भी बुलाया जाए तो नाम में केवल एक ही नाम, मतलब फर्स्ट नाम से ही बुलाया जाए। मान लीजिए अरविंद, कि हाँ, मेरा जो नाम है अरविंद, अरविंद नाम से ही बुलाया जाए। मतलब अगर अरविंद कुमार और आगे सिंह त्रिपाठी ढूंढने की कोशिश की गई तो दिक्कत हो जाती है। बात ये भी है अरविंद कि हम्म, अलग अलग इंटरव्यू नहीं हो, रैंडम हो इंटरव्यू।
हाँ नहीं, ये बता रहे हैं लोग कि रैंडम करा रहे हैं वो, लेकिन तो उनके पास जो डीएएफ फॉर्म है बेसिकली उसमें कैटेगरी मेंशन होती है। रैंडम भी होने से कोई वो नहीं, जब आपके बारे में मुझे मेरे पास फॉर्म में भरा हुआ है, हाँ ये फलाने कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो फिर रैंडम कराने का और ये कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जाहिर। तो उसमें बेसिक चीज यही है कि जो है कैंडिडेट्स का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड की सूचना, उनकी जितनी सूचना उनको चाहिए, मान लीजिए जैसे मेरे फादर का नाम जान के क्या करेगा बोर्ड, ठीक, मेरे गांव में कहां से आया हूं ये जान के क्या करेगा बोर्ड, ठीक, या फिर जो है उसको क्या पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने पढ़ाई कौन सी किया है, ठीक है, मोटा मोटा ये पता होना चाहिए, और वो भी पढ़ाई ग्रेजुएशन में मैंने क्या पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है, पीजी क्या पढ़ा है और ये पढ़ा है, तमाम और जो सब सूचनाएं होती हैं कि हाँ एनसीसी वनसीसी वगैरह ये सब जो है जो इन सब में पार्टिसिपेट किए, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन तो फादर का नाम, मदर का नाम, मतलब अभी डीएफ फॉर्म में देखना होगा कि क्या क्या सूचनाएं वो मांग रहे हैं। लेकिन तो मैंने जो मेरे साथी लोग चयनित हुए हैं उनसे कल मैंने पूछा, तो वो लोग बताए कि हाँ बहुत डिटेल में सूचना मांगी जा रही है, और वही शायद वो डिटेल वाली सूचना में बता रहे हैं कैटेगरी भी मेंशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब कैटेगरी मेंशन करने के लिए कहा जाएगा तो दिक्कत तो आएगी ही। तो वो चीज खत्म होना चाहिए। बेसिकली डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ सूचनाएं जो बायस बना सकती हैं इंटरव्यू पैनल को, उसे हटाया जाना चाहिए, और नाम जो है, नाम के साथ कैंडिडेट को जो है वो उसको भी कट डाउन किए जाने की जरूरत है। रोल नंबर से ही अलॉट होना चाहिए कि रोल नंबर क्या है, रोल नंबर से ही बुलाया जाए लोगों को। वो मिलिंद कांबले ने कोई रिसर्च करवाया है इस पर, प्रिंट में है, कल मैंने पढ़ा था उसको। हाँ वो इस मिलिंद पर, का कल बातचीत हम लोग करेंगे अम्बेडकर नामा पे। हाँ डिक्की ने इस पर बेसिकली एक काम कराया था, जिसपे जो है कि ये कैंडिडेट के साथ क्या होना चाहिए, लेकिन मोटा मोटा यही मुझे लगता है ऐसे ही होगा, तभी कुछ चीजें जो है इम्प्रूव होंगी। पढ़ाते बायसनेस, 24 साल पढ़ा चुका, और हाँ पता है कि जब शिक्षक जिस विश्वविद्यालय का और वाइस चांसलर और डीन और प्रिंसिपल कैसे बिहेव करता है बच्चों के साथ और अपने कलीग के साथ, हाँ समझ, हाँ इसलिए हाँ मैंने ये कोशिश, मैं मुझे, आप तो जानते हैं कि हम लोग कितना कितना टसल चलता रहता है हर दिन, दिल वो हाँ चाहता है लेकिन आंख झुका के देखना चाहता है, हाँ 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 झुका कर देखना चाहता है। हाँ कोई हाँ अगर एससी एसटी कम्युनिटी का जाके बराबर बैठ के उससे आर्गुमेंट कर रहा होगा बोर्ड में, तो हाँ, तो बड़ी बात, होंगे ना, यही टीचर हाँ होंगे, शिक्षक आदमी होंगे, आईएएस होंगे। हम्म बच्चों का साइकोलॉजी में पहले टेस्ट करता है, ये अच्छा एससी एसटी ओबीसी है, बहुत कॉन्फिडेंट है, नंबर काट दो, ठीक है, हाँ ठीक है ना, नहीं कह रहा हूँ। हाँ 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 तो ये तो चलिए कम से कम आप लोग के प्रयास से, ये तो मैं आपका, दिलीप मंडल का, प्रिंट का और तमाम ऐसे साथी जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये कम से कम इसकी लीला जो है पोल पोल हो रहा है। ये वहां इंटरव्यू में जो पहले, हम तो आप ये कह रहे हैं, एजेंडा हम चलाने जा रहे हैं कि जो इंटरव्यू ले रहा है पहले उसका इंटरव्यू लिया जाए कि वो इंटरव्यू लेने के काबिल है कि नहीं है। हाँ पब्लिक और भी, मतलब तमाम और भी सजेशन हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि 3 पैनल बैठाया जाना चाहिए, और इंटरव्यूअर कैंडिडेट्स का इंटरव्यू तीनों पैनल ले, मतलब पहले ये पैनल ले, फिर वो पैनल ले, फिर तीसरा पैनल ले, उसके बाद तीनों को कॉपी, जो जो तीनों मार्क्स अवार्ड करें उनका एवरेज निकाला जाना चाहिए। तो एक पैनल हो सकता थोड़ा बायस्ड होगा, दूसरे पैनल का बायसनेस वो कट डाउन कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एक सजेशन ये भी है। एक सजेशन ये है कि हर चीज का, हर जजमेंट का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यहां तक पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसका भी रिव्यू हो जाता है, ठीक है। जो रिटन कॉपी होती है हमारी, अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आपको पता है कि जो है आर्टिकल 15, भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 के तहत जो है कास्ट, क्लास, रेस, इथनिसिटी और जेंडर के आधार पर जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट या स्टेट का कोई एजेंसी। सो उस
उस आर्टिकल के तहत किसी चीज को चैलेंज किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि आपने किसी बच्चे को खराब नंबर दे दिया, फेल कर दिया जानबूझ के, तो उसके खिलाफ बच्चा कोर्ट जा सकता है और वो कॉपी मंगा के कोर्ट अपॉइंट करके वो चेक करा सकता है कि हाँ आपने सही इवेल्युएट किया है या नहीं इवेल्युएट किया है। इंटरव्यू में ये पंगा हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में अभी इंटरव्यू हुआ, खत्म हो गई बात, और जो है बाद ना बाद में उसका कोई एविडेंस नहीं होना ये चाहिए। जबकि इंटरव्यू, अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो चुकी है, इतना विकसित हो गई, तो इंटरव्यू की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और रिकॉर्डिंग रखी जानी चाहिए, 1 साल तक प्रिजर्व की जानी चाहिए। कैंडिडेट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया इंटरव्यू में, तो वो उसको चैलेंज कर सके और उसका इवेल्युएशन किया जा सके कि हाँ भाई, मान लीजिए आज की डेट में कोई कैंडिडेट जाके चैलेंज भी करना चाहे यूपीएससी के इंटरव्यू को कि वो तो मेरे साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करके मुझे कम नंबर दे दिया, तो कैंडिडेट के पास कोई एविडेंस ही नहीं बचा है कि वो कैसे जाके बता देगा कि जो है मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या कोर्ट कैसे इन्वेस्टिगेट कर लेगा कि मेरे साथ इस कैंडिडेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। वो तो तभी कर सकता है ना कि जब इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हो, तब वो बताएगा, देखेगा हाँ कि ये बता पा रहा था आंसर या नहीं बता पा रहा था। मैं मान लीजिए कि पूछा मेरे साथ ही एक जगह ऐसा हुआ है, जेएनयू के एक डिपार्टमेंट में जो है मैं इंटरव्यू दिया था, उन्होंने 18 क्वेश्चन पूछे, मैंने 16 उनको बताए और 16 क्वेश्चन बताने के बाद भी वो 2 नंबर दिए इंटरव्यू में। ठीक, तो आप जानते हैं कि जेएनयू का एक पूरा माहौल था जब जो है 1 नंबर 2 नंबर SC ST कैंडिडेट को दिया जाता था। ठीक, तो अब मैं लोगों को पीएचडी कर रहे हैं आप, लंदन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। नहीं, ये जिस साल की बात है उसी साल में जेएनयू में दूसरे डिपार्टमेंट में टॉपर था, सुनिए, पॉलिटिकल साइंस। हाँ, एक कहानी बताता हूँ। मेरे रिसर्च आर्टिकल किताब उसके नंबर हाँ, काट के इनको कर दिए गए, यही हिंदू कॉलेज में, हाँ, और उसमें जिसको आगे बढ़ाया गया उसका पोस्टर पोस्टर पेंटिंग पे नंबर दिया हुआ था, हाँ, कुंजी पे नंबर दिया हुआ था। हाँ, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो सिलेक्शन कमेटी का मसला है, और हमारा ताल्लुक कर रहा था कि ये प्रोसीजर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट आंख बंद कर लेता है ऐसे। समझ रहे बात? मैं खुद कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, वो थोड़ा सा जो है अपने यहाँ दरअसल बहुत पहले एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बेंच ने जजमेंट पास कर दिया था, उसमें ये कह दिया था कि जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के मामले में कोर्ट इंटरवेंशन बहुत कॉन्शियस होके करेंगी। ठीक है, तो ये मतलब एक तौर पर एकेडमिक्स के मामले में थोड़ा सा ये होता है कि अब अगर मान लीजिए कि नैनो साइंस में इंटरव्यू हो रहा है और कैंडिडेट जाके जज को कह दिया कि जो है हमारे साथ तो जो है दिक्कत कर दी गई, तो सवाल सवाल प्रोसीजर का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं भी वही बात मैं वो कर रहा हूँ, वही मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ है कि जो वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो गुड फेथ में था, वो जो है वो, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि जातिवादी लोग उसमें अपना जो है मटेरियल निकाल ही लेते हैं हर जगह, तो उन्होंने अपना मटेरियल निकाल लिया, उसके जजमेंट को ही एक जो है डिस्क्रिमिनेट करने का जरिया बना लिया और जाके कहते हैं कि अरे आप ही ने तो कहा है कि आप हमारे जजमेंट, हमारे निर्णय को रिव्यू नहीं कर सकते हैं। अगर अभी वो कल को रिव्यू करना शुरू कर दें, कोर्ट के जजमेंट का जो इंटेंशन था वो ये था हाँ, कि जहाँ एक्सपर्ट कमेटी की राय है उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, सही बात है, यही हो बात। रहा है, मान लीजिए कि कोई हम्म, यूनिवर्सिटी में किसी हम्म, लड़के के साथ डिपार्टमेंट में कोई सेक्सुअल हरासमेंट केस हो जाता है, हाँ, तो क्या हाँ, कोर्ट के उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं, जाहिर सी बात है उसको करना चाहिए। तो ये तो इतना इतना इसको मौकरी बना के रख दिया गया है। हाँ, हाँ, कि नहीं, वो ये प्रॉब्लमेटिक है बेसिकली जो है, उसके जजमेंट को लोगों ने बहुत मिसयूज किया है। मतलब हर चीज का जजमेंट का एप्लीकेबिलिटी का एक डोमेन होता है, तो वो चाहे डोमेन से जो है उसको बाहर लेके चले गए हैं ये लोग, और मतलब हो सकता है कि ये बहुत दिनों तक चले ना,
वो जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा तो कोर्ट भी रिव्यू करना शुरू कर देंगे। जब ज्यादा लोग अप्रोच करेंगे, जब रिट फाइल होगी, तो जाहिर सी बात है वो भी फोर्स होंगे कि नहीं, हमको अपने जो है प्रीवियस उसको देखा जाना चाहिए कि हमारे उससे कोई जजमेंट से कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं सो मेरा ये सुप्रीम कोर्ट में और हम्म, डबल जज बेंच था, मैं बैठा और सुन रहा था, और हाँ जो प्रोसीडिंग में सुन रहा था वो हम्म, बड़ा रिडिकुलस, हास्यास्पद लग रहा था। आई वॉन्ट हाँ द केस देयर, हम्म, लॉयर्स बैठे हुए थे, हम तो हम्म, आदमी थे, खाली हम्म, कुर्सी बात कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, ये देखिए। हम्म, खाली ट्रांसपेरेंसी देख लीजिए, कागज हम्म, हम्म, तब भी कोर्ट जो है पता नहीं कैसे क्या किया नहीं किया, इसलिए मैं रिडिकुलस जजमेंट कहता हूँ उसको। उसमें हाँ देख, हाँ, जाहिर सी बात, उसमें कोई वो मतलब उसको मैं ये नहीं कहता हूं कि वो फुल प्रूफ प्रूफ एक सिस्टम है, वहां की अपनी समस्याएं हैं। लेकिन मैं जो ये कह रहा हूं कि मेरा जो कहने का आइडिया है कि यहाँ तो चूंकि रिकॉर्ड है आपके पास में, तो रिकॉर्ड है तो आप केस फाइल भी कर पा रहे हैं, लेकिन वहां तो रिकॉर्ड भी नहीं है। ठीक। तो मैंने अरविंद, मैंने एक कल वीडियो बनाया जिसमें कहा कि हाँ वीडियो की लाइव टेलीकास्टिंग होनी चाहिए। हाँ लाइव, दुनिया में कई देशों में ऐसा है जो लोक अदालतें लगती हैं, वहां पे लाइव टेलीकास्टिंग होता है, लोग हम्म देखें पूरा क्या हो रहा है। तो हम्म कौन सा ऐसा सीक्रेट सर्विस है, हाँ, हाँ राष्ट्र सुरक्षा पे कुछ बात है, उसका लाइव लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं होना चाहिए डीडी न्यूज पर और तमाम चैनल पर। हाँ, मतलब वो एक चीज हो सकता है, लेकिन जो मेरी जो समझ है, मैं बल्कि केवल उसी इंटरव्यू के लिए नहीं कहता हूं, मैं सारे जितने भी इंटरव्यू हाँ, होते हैं, प्रोफेसर का भी, किसी का भी हाँ जो, प्रोफेसर का भी, सारे इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए मेरा ये कहना है कि उसकी रिकॉर्डिंग तो जरूर रखी जानी चाहिए। 1 साल तक उसको प्रिजर्व करने का वो होना चाहिए कि जब तक जो है उससे रिलेटेड मामले, मान लीजिए कि आपने खोल दिया कि हाँ ये जुडिशियल चैलेंज हो सकता है, या गवर्नमेंट इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, तमाम चीजें हो सकती है ना, कि फॉरगेट अबाउट जुडिशियरी, हो सकता है गवर्नमेंट ही इंक्वायरी शुरू करा दे एलिगेशन लगने के बाद में, अपनी कमेटी बना के। तो कमेटी के पास जब कोई डेटा ही नहीं रहेगा तो वो इंक्वायरी क्या करेगी? वो टेस्टमनी ज्यादा से ज्यादा ले सकती है। तो टेस्टमनी लेगी तो एक कैंडिडेट कहेगा हाँ मेरे साथ तो बड़ा अच्छा सलूक हुआ, दूसरा कैंडिडेट कहेगा मेरे साथ बड़ा बैड सलूक हुआ। तो टेस्टमनी का अब जो मतलब उसकी एक रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो है रिकॉर्डिंग रखा जाना चाहिए। एक इस चीज पर जो है कंसेंसस बनना चाहिए। ठीक है अरविंद, शुक्रिया। और ये आज मैं लगाता हूँ कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू है उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसका हाँ रिजल्ट बताना चाहिए। शुक्रिया, अच्छा आइडिया था। आपसे फिर कई अगली बार आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश के मंत्रालय पर, थोड़ा सा मैं भी काम कर लूं, होमवर्क कर लूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा। आपने अच्छा लेख लिखा है, मैंने पढ़ा उस लेख को, डेटा भी हाँ। देखा है, लेकिन थोड़ा डेटा में मैं थोड़ा और ऐड करना चाह रहा हूँ। उसके बाद उस पर चर्चा होगी चुनाव के पहले। देखिए डेटा जो होता है ना, डेटा पर जो काम होता है वो सबसे पहले तो अवेलेबल डेटा पर काम हो, तो कितना अवेलेबल है, और वो हमेशा एक फर्दर इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश छोड़ता है कि आप उसमें कोई एक वेरिएबल और जोड़ लें तो हाँ, वो और दूसरी स्टोरी बताना शुरू कर देगा, और नुआंस कहानी आएगी। ठीक। प्रोसेस। हाँ, तो बेसिकली डेटा की यही ब्यूटी होती है, जो डेटा एनालिसिस के आधार पर काम किया जाता है, उसकी ये ब्यूटी होती है कि उसमें नया वेरिएबल जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए। अब हमने जो ये यूपीएससी वाला किया हुआ है, मतलब ट्विटर वगैरह पे बहुत ढेर सारे अच्छे भी सजेशन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये चीज और डाल के देखे होते तो कैसा निकल के आता, लेकिन तो जितना अवेलेबल होता है, और आर्टिकल का नेचर अलग होता है। जैसे अखबार में अगर आप लिख रहे हैं या ऑनलाइन न्यूज पोर्टल में लिख रहे हैं तो उसमें 1200 वर्ड की लिमिटेशन होती है, वहां केवल एक ही बात कही जाती है। रिसर्च आर्टिकल में आप जो है 4000 5000 6000 वर्ड का मौका मिलता है। किताब में आपका अपना स्पेस होता है कि जितना चाहे उतना लेके चले जाइए। तो ये मतलब ये सारी चीज लिमिटेशंस होती है। तो किसी चीज को जब देखा जाता है तो उसकी लिमिटेशन और लिमिटेशंस को पहले अंडरलाइन कर लिया जाता है कि हाँ इतना है, जो मेन बात मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही थी वो हो पाई या नहीं।
तो मैंने 2 जो है इस बीच में 2 जो कॉलम लिखे हैं, 2 कॉलम मतलब डेटाबेस पे लिखे हैं और प्रॉपरली जो है। हाँ, हाँ, जिसको कि हिंदी पट्टी वाले लोग बिल्कुल करने से डरते हैं और भागते हैं, नहीं करना चाहते। वर्ड्स में प्ले करते हैं, लेकिन तो मैंने वो उस थोड़ा-सा कन्वेंशनल विज़डम को ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया है। हम लोग इलेक्शन एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो वो अब तो पूरा डेटा ड्रिवन शिफ्ट हो गया है, तो ये जो है राजा चौधरी आपके विश्वविद्यालय में आपके जूनियर बनने वाले हैं, बहुत जल्दी जाने वाले हैं एलएलएम करने सुहास में। आप ही के यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो। हाँ, हाँ, हमारी ही यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, लंदन यूनिवर्सिटी ही है वो भी। लंदन यूनिवर्सिटी का एक दूसरा कॉलेज है वो, और हम भी लंदन यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेज में हैं। बस ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार जो है, और अम्बेडकर नामा के दर्शकों का एक बार मैं फिर धन्यवाद दूँगा कि आप लोगों ने राजा चौधरी के लिए कंट्रीब्यूट किया और वो फाइनली जो है इन प्रोसेस में है आ जाएँ। तो ये एक बड़ी कोशिश होनी चाहिए। पूरी हो गई है और जब जाएँगे तो कई सारे साथी पूछ रहे हैं राजा चौधरी का क्या हुआ? तो मैंने हुँ, कहा उनका फीस का पैसा इकट्ठा हो गया तब मैंने माँगना बंद कर दिया। अच्छा, हाँ, जब हो गया पूरा पैसा तो मैंने माँगना बंद कर दिया। अब जिस दिन ये फ्लाइट अच्छा, पर 1 दिन पहले इनका सम्मान समारोह करके, बाकायदा इंटरव्यू करके आपके पास भेज देंगे, आपके हवाले राजा चौधरी रहेंगे। शुक्रिया जल्दी बहुत-बहुत मिलते हैं धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। और राजा चौधरी का ख्याल रखिएगा लंदन यूनिवर्सिटी में, आपके हवाले भेज रहा हूँ। अरे सब मतलब सबका स्वागत है यहाँ, जितने लोग आते हैं सबका ध्यान रखा जाता है। तमाम लोग यहाँ लोग हैं जो लोग लोगों का ख्याल रखते हैं। मैं ही नहीं हूँ, और भी ढेर सारे लोग हैं। मतलब थोड़ा-सा मैं अपफ्रंट लिखता-उखता हूँ तो लोग ज़्यादा पब्लिक में विज़िबिलिटी रहती है, लेकिन और भी तमाम साथी हैं जो यहाँ अच्छा वर्क करते हैं। चलिए शुक्रिया और अरविंद थे ठीक है। और इतना बेबाक बोलते हैं, लिखते हैं। 2 लगातार बैक टू बैक आर्टिकल अरविंद का आया है अभी द प्रिंट में। एक आर्टिकल पे आप हमने चर्चा की, अगले आर्टिकल पे अगले एपिसोड में चर्चा करूँगा और तब तक आप अरविंद की बातों को ज़्यादा-ज़्यादा शेयर करके घर-घर, हर जगह को खास तौर से युवाओं को और उनके माता-पिता को ज़रूर देखना चाहिए। शुक्रिया। हाँ, नहीं एक चीज़ और है कि जो है उस आर्टिकल को लोग प्रिंट की दोनों वेबसाइट पर, मतलब मेरा नाम अगर सर्च करेंगे अरविंद कुमार द प्रिंट तो वहाँ वो मिलेगा। फ़ेसबुक, ट्विटर वो इन सारी जगहों पर है, तो उसको अगर किसी को पढ़ना हो तो वहाँ से जाके और भी अच्छे से पढ़ सकता है। चलिए, शुक्रिया अरविंद और देखिए और शेयर कीजिए आप सभी साथियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करके अम्बेडकरनामा को पहुँचाइए। अरविंद से जो बातचीत हुई है, सारे युवाओं को, उनके पेरेंट्स को, सबको देखना चाहिए। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे फिर मुलाकात